अब हम हेलोजन फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। हेलोजन परिवार या ग्रुप 16, इसको 7th ए के नाम से भी जानते हैं। हेलोजन परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लवण बनाने वाले होते हैं, सॉल्ट फॉर्मर होते हैं। वो विभिन्न प्रकार के जो क्षारीय धातु होते हैं उनके साथ मिलकर लवण का निर्माण कर सकते हैं, जैसे सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड। इस प्रकार जो हेलोजन फैमिली है उसके सामान्य गुण यदि देखा जाए तो उसमें बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये बहुत अधिक रिएक्टिव होते हैं। कहा जाए तो अधातुओं में बहुत अधिक रिएक्टिव होते हैं और ये फ्रीली नहीं पाए जाते हैं, प्रकृति में फ्री नहीं होते हैं, मतलब फ्रीली ये अवेलेबल नहीं होते हैं। और इस परिवार के जो भी एलिमेंट्स हैं वो गैस के रूप में भी होते हैं, कुछ सॉलिड्स भी होते हैं, ठोस, और कुछ द्रव रूप में भी होते हैं। इस परिवार में जो सदस्य हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। फ्लोरीन यहाँ पर 9 इसका एटॉमिक नंबर, इसमें 8 जोड़ेंगे तो 17, क्लोरीन का हो गया, 17 में 18 जोड़ेंगे 35, ब्रोमीन का हो गया, और उसमें फिर हम 18 जोड़ेंगे तो 53 हो गया, ये आयोडीन का, और उसके बाद अगर हम 32 जोड़ते हैं तो ये हो गया एस्टेटीन का। तो इस प्रकार हेलोजन फैमिली का एक सामान्य वर्णन है ये। हेलोजन फैमिली को हेलोजन क्यों कहते हैं, उससे रिलेटेड ये चीजें हैं कि हेलोजन फैमिली को हेलोजेन कहते हैं क्योंकि ये लवण बनाने वाले होते हैं। यहाँ लवण यानी हेलो इक्वल टू हो गया लवण, और जेनेस मतलब उत्पन्न करना यानी लवण बनाने वाले। बहुत अधिक ये क्रियाशील होते हैं, इनके भौतिक रासायनिक गुणों में समानता होती है और नियमित रूप से परिवर्तन होता है, यानी वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो नियमित है परिवर्तन, एक आध कहीं अपवाद भी है। और जो एस्टेटीन है वो यहाँ पर रेडियोधर्मी होता है, यानी इसमें से अल्फा बीटा गामा रेज जो है वो निकलती हैं, रेडियोधर्मी प्रकृति का होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन अधिक उपलब्ध होते हैं, ब्रोमीन और आयोडीन कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं। फ्लोराइड के रूप में भी ये कुछ पाए जाते हैं, जैसे कि फ्लोरस्पार मतलब कैल्शियम फ्लोराइड हो गया, क्रायोलाइट Na3Al(F6) और फ्लोर एपेटाइट Ca3PO4 होल ट्वाइस और CF2 का मिक्स हो गया। फ्लोरीन जो है वो किस किस रूप में हमारे दैनिक जीवन में है, जैसे हड्डियों में है, दांत में, पौधों में भी कुछ मात्रा में है, नदी के जल में भी फ्लोराइड फॉर्म में ये पाया जाता है। इस फैमिली में कुछ और भी कुछ विशेषताएं हैं, वो भी हम देख लेते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अगर हम देखें तो सभी के बाह्यतम कोश में आप देखिए 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर हम बाह्यतम कोश को देखें तो NH2 NP5 ये कॉमन इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, यहाँ पर NH2 कॉमन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, NH2 NP5, यहाँ 1s2 2s2 2p5, वैसे ही 3s2 3p5, जैसे जैसे कोशों की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये 4s2 4p5 हो गया ब्रोमीन के लिए, आयोडीन के लिए 5s2 5p5 हो गया, और एस्टेटीन के लिए 6s2 6p5 हो गया। तो इस प्रकार इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। उसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को यदि हम इस प्रकार देखें, यदि अक्रिय गैस के साथ कुछ मिलाकर देखें तो जैसे हीलियम, ये 2 हो गया, हीलियम का 2 यदि मान लेते हैं तो 2 और 2 4 और 5 ये 9 हो गया, मतलब फ्लोरीन का 9 हो गया। क्लोरीन 17 है तो नियॉन के लिए यहाँ 10 रिप्रेजेंट हो गया, 10 और ये 7 17 हो गया। ऑर्गन के लिए 18 अगर हम ले लें तो ऑर्गन का 18 बचा 17 यहाँ पर, तो वो 18 और 10 28 और 28 और ये 7 हो गया 35। इसी प्रकार आयोडीन का, जैसे ये क्रिप्टॉन है तो क्रिप्टॉन का यहाँ पर हम यहाँ ले लेते हैं 36, तो 36 और ये 10 हो गया 46, 46 और 7 हो गया 53। तो ये जो सामने लिखा हुआ है ये अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अक्रिय गैसों की जितने भी परमाणु क्रमांक है उसको, उस नंबर को यहाँ पर रिप्रेजेंट करके और बाकी को आप उसमें जोड़ के उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझ सकते हैं। लेकिन बाह्यतम कोश यदि देखा जाए तो उसके बाह्यतम कोश में 7 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका बाह्यतम कोश यदि देखा जाए फ्लोरीन का तो वो 2 है, क्लोरीन का 3 है, ब्रोमीन का 4 है और आयोडीन का 5 है और एस्टेटीन का 6 है, यानी बाह्यतम कोश। और बाकी पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि देखा जाए तो यहाँ पर हम जेनॉन के द्वारा इसको दर्शा दिए, जैसे एस्टेटीन का दर्शाना है तो जेनॉन से दर्शा दिए, और आयोडीन का दर्शाना है तो 36 जो नंबर है उसको हम
क्रिप्टॉन से दर्शा दिए। तो इससे क्या होगा, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का जो स्टेप है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, हम आसानी से इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम हैलोजन फैमिली के कुछ और भी गुणों को देखते हैं। जैसे कलर यदि देखा जाए तो फ्लोरीन जो है वो येलो गैस होता है, पीले रंग का गैस होता है। क्लोरीन भी गैस है, हरे रंग का। जो ब्रोमीन है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ब्राउन कलर का। और जो आयोडीन है वो पर्पल होता है और वोलाटाइल सॉलिड फॉर्म में होता है। आयोडीन सॉलिड फॉर्म में। तो इस प्रकार हम इस फैमिली में देख रहे हैं कि गैस भी है, द्रव भी है और ठोस भी है। तो इस फैमिली में हमने पहले ही देखा कि सभी प्रकार की चीजें हैं, ठोस, द्रव और गैस। कुछ सामान्य जानकारी के लिए है कि जो फ्लोरीन होता है वो हमारे टूथपेस्ट में पाया जाता है। टूथपेस्ट में फ्लोराइड को रखा जाता है, सोडियम फ्लोराइड। यहाँ पे टूथपेस्ट टू फॉर्म ऑफ सोडियम फ्लोराइड। तो यहाँ पर हम इसको प्रोटेक्शन के लिए, दांतों के प्रोटेक्शन के लिए इसका यूज करते हैं फ्लोराइड के फॉर्म में। ब्रोमीन यहाँ पर ये लिक्विड एक हैलोजन है, हमने देखा। लेकिन ये टैबलेट फॉर्म में यदि इसका यूज करते हैं तो वो देखते हैं स्विमिंग पूल में इसका प्रयोग करते हैं। स्विमिंग पूल में जैसे बैक्टीरिया वगैरह हैं, जर्म्स है, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं, उनको हटाने के लिए, उनको खत्म करने के लिए ब्रोमीन टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। ये सामान्य एक जानकारी है कि आयोडीन का हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार यूज है, या ब्रोमीन का किस प्रकार यूज है, या फ्लोरीन का कहाँ पर यूज है। तो हमारे ये जीवन से जुड़े हुए तत्व हैं कुछ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ये आयोडीन है, ये टिंचर आयोडीन के रूप में एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आयोडीन जो है वो नमक में भी रहता है। नमक, क्योंकि कई बार आयोडीन की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए हम नमक जो यूज करते हैं वो आयोडीन युक्त होना चाहिए, ऐसा कहते हैं, ताकि जो आयोडीन की डेफिशिएंसी है वो कम हो जाए, वो पूरी हो सके। और टिंचर आयोडीन का प्रयोग भी किया जाता है एंटीसेप्टिक के रूप में। तो दैनिक जीवन में इस प्रकार से ये जुड़े होते हैं। अब हम कुछ हैलोजन के कुछ गुणों के बारे में और पढ़ लेते हैं कि हैलोजन किस प्रकार से गुण दर्शाते हैं। तो इसके जो तत्व होते हैं वो रंगीन होते हैं। हमने देखा अभी पिक्चर में कि जो फ्लोरीन है वो येलो है, या क्लोरीन है वो ग्रीन है, ब्रोमीन ब्राउन है। हैलोजन परिवार के जो गुण हैं उसमें हमने देखा कि ये रंगीन होते हैं। ये रंगीन किस लिए होते हैं, ये हम देखते हैं कि इसके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह ऊर्जा अवशोषित करते हैं और उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करते हैं। यानी वह ऊर्जा जब अवशोषित करते हैं तो E1 ऊर्जा अवशोषित करते हैं, और वापस जब अपने निम्न ऊर्जा स्तर पर आते हैं तो E2 ऊर्जा जो है ये उत्सर्जित करते हैं। तो जो अवशोषित ऊर्जा के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। जैसे कि यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि रंग कौन सा होगा, ये डिपेंड करेगा कि अवशोषित ऊर्जा का तरंग दैर्ध्य क्या है, उस आधार पर यह कलर डिसाइड होता है। अब हम फ्लोरीन के बारे में देखें कि फ्लोरीन की त्रिज्या बहुत ही छोटी होती है। तो इसके इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करने के लिए, क्योंकि इसका आकार बहुत छोटा है, आकर्षण बल अधिक है, इस कारण आकार इसका या त्रिज्या इसकी छोटी है, तो अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी जब इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित किया जाएगा। तो ये अधिक ऊर्जा वाले मतलब बैगनी विकिरण का उत्सर्जन करता है। अधिक ऊर्जा वाले बैगनी विकिरण का उत्सर्जन करता है। तो यह पीले रंग का होता है। यहाँ पर जो भी हैलोजन है रंगीन होते हैं, उसका कारण ये है कि वो किस रंग के ऊर्जा को या किस कलर या किस तरंग दैर्ध्य के में वह अवशोषित करता है ऊर्जा। हम हैलोजन के गुण को देखते हैं। हैलोजन के जो गुण हैं वो इसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही बहुत सारे गुणों को हम समझ सकते हैं। 2px2, 2py2, 2pz1, ये अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो ये 2 है। अगर हम पूरे हैलोजन की बात करें तो 2 की जगह हम n कर सकते हैं। ये मान के चलिए कि ये 2px2, 2py2, 2pz1 है। मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फ्लोरीन की। फ्लोरीन के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हम बात कर रहे हैं कि बाह्यतम कोश में ये फ्लोरीन इस प्रकार से रहता है, जिसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ 2pz में प्रेजेंट है। रंग इस परिवार के गुणों में अगर सबसे पहले हम रंग को देखें तो ये सभी रंगीन होते हैं, जैसे हमने पहले स्लाइड में देखा था। तो रंगीन ये क्यों होते हैं, इसका कारण ये है कि इनके बाह्यतम कोश में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है
वह ऊर्जा का अवशोषण करते हैं और उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करते हैं, और जब अपनी ऊर्जा को इमिट करते हैं या उत्सर्जित करते हैं तो वापस निम्न ऊर्जा स्तर में प्रवेश करते हैं। इस दौरान जो ऊर्जा परिवर्तन है, यानी निम्न से उच्च ऊर्जा में गए और उच्च से फिर निम्न में आए, तो यहाँ जो ऊर्जा में परिवर्तन हुआ, इस दौरान वो जिस तरंग दैर्ध्य के रंग को अवशोषित करता है उसका पूरक रंग, कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखाई देता है। जैसे कि फ्लोरीन बहुत छोटा होता है आकार में, तो यह उच्च, इसके उत्तेजन के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ये अधिक ऊर्जा वाले बैंगनी विकिरण को अवशोषित करेगा और उसका जो पूरक रंग है पीला, वो हमें दिखाई देगा। इसी प्रकार जैसे ये क्लोरीन है, तो यहाँ पर ये क्लोरीन हमें दिखाई देता है बैंगनी और लाल, ये अवशोषित करेगा लेकिन दिखाई देता है हमें पीला और हरा। तो जब ये बैंगनी लाल अवशोषित किया तो दिखता है पीला हरा, और यदि मान लीजिए यह हरा पीला अवशोषित करेगा तो दिखाई देगा बैंगनी और लाल। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ऊर्जा के अवशोषण और इमिशन, मतलब अवशोषित करके उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करते हैं और तुरंत अपनी ऊर्जा का इमिशन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं और निम्न ऊर्जा स्तर में प्रवेश करते हैं। तो इस दौरान जो ऊर्जा में परिवर्तन होता है, डेल्टा ई, डेल्टा इक्वल टू एच न्यू, एच न्यू को हम लिखते हैं सी अपॉन लेमडा, मतलब तरंग दैर्ध्य। तो जिस तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को वो अवशोषित करेंगे उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, पूरक रंग है, वो हमें दिखाई देता है। अब हम इस परिवार में परमाणु त्रिज्या को देखें तो सभी में जैसे ऊपर से नीचे आने पर कोशों की संख्या में बढ़ोतरी होती है, तो परमाणु त्रिज्या का मान भी बढ़ता है, क्योंकि जो शील्डिंग इफेक्ट है या परिरक्षण प्रभाव है उसका मान बढ़ता जाता है क्योंकि कोशों की संख्या बढ़ती है। इस परिवार की जो आयनन एंथैल्पी देखी जाए अगर पूरे आवर्त सारणी की तुलना में, तो चूंकि इनकी त्रिज्या कम होती है, क्योंकि ये 17वें परिवार के सदस्य हैं, इनकी त्रिज्या कम है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो इसकी आयनन ऊर्जा जो है, आयनन एंथैल्पी उच्च होगी। लेकिन यदि अपने ही वर्ग में इसको देखा जाए तो नीचे आने पर आयनन एंथैल्पी का मान कम होगा। क्यों? क्योंकि आकार जो है वो कम होता जाता है। आकार जो है इसका ऊपर से नीचे आने पर, ऐसे पूरे आवर्त सारणी में देखा जाए तो आकार कम है, लेकिन अपनी फैमिली में अगर फ्लोरीन से हम ब्रोमीन आयोडीन तक जाते हैं तो हम देखते हैं कि आकार बढ़ता जा रहा है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, या हम कह सकते हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्योंकि इसका आकार छोटा है तो इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी अधिक है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ये देखना है। तो चूंकि यह बिल्कुल ही अक्रिय गैस के पास है, इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब 7 है बाह्यतम कोश में, ऐसे देखा जाए अयुग्मित एक है लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लेने पर ही अपना अष्टक पूरा कर लेगा, तो इस पर इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बहुत अधिक है। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान है वो सबसे अधिक ऋणात्मक होगा, यानी इलेक्ट्रॉन को ये बहुत आसानी से ग्रहण करेगा। तो जब भी किसी एटम में इलेक्ट्रॉन वो जुड़ता है, ऋण आयन में परिवर्तित होता है, तो इलेक्ट्रॉन के जुड़ने पर ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो इलेक्ट्रॉन के जुड़ने पर जब ऋण आयन बना, ऊर्जा निकली, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति बहुत अधिक है, तो इसकी जो ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी है वो भी सबसे अधिक होगी पूरे आवर्त सारणी में, क्योंकि यह इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है बिल्कुल उत्कृष्ट गैस के पास का है। एक इलेक्ट्रॉन लेने पर ही यह उत्कृष्ट गैस की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तो इसकी बहुत अधिक टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की, बहुत अधिक आकर्षण है इलेक्ट्रॉन के प्रति। अब यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि जो नियम से देखा जाए तो ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान यहाँ पर ऋणात्मक मान जो है वो कम होना चाहिए, लेकिन इसमें देखा गया कि फ्लोरीन और क्लोरीन में, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी क्लोरीन से कम ऋणात्मक होती है, जबकि अधिक होना चाहिए, फ्लोरीन का अधिक होना चाहिए लेकिन और क्लोरीन का कम होना चाहिए। लेकिन क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का ऋणात्मक मान है वह अधिक क्यों है? क्योंकि फ्लोरीन बहुत छोटा है, अपने पूरे आवर्त सारणी में देखा जाए बाएं से दाएं जाने पर आकार कम होता है, अपने फैमिली में भी ये सबसे ऊपर है, मतलब इसका आकार सबसे छोटा है, तो पूरे आवर्त सारणी में फ्लोरीन सबसे छोटा तत्व होता है।
तो इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बहुत अधिक होगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण यदि अधिक हो गया तो आने वाले इलेक्ट्रॉन के प्रति जो आकर्षण है फ्लोरीन की वो कम हो जाएगी। जब आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए आकर्षण कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन के जुड़ने की प्रवृत्ति थोड़ी सी कम हो जाएगी क्लोरीन की तुलना में। जुड़ेगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन क्लोरीन से अगर कंपेयर करें तो उसकी तुलना में इलेक्ट्रॉन जुड़ने की प्रवृत्ति थोड़ी लेट होगी इसमें। इसलिए क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का जो टेंडेंसी है वो फ्लोरीन से अधिक होगा, क्योंकि इसका आकार फ्लोरीन से बड़ा है और इलेक्ट्रॉन जो है 3p में प्रवेश करता है, तो बहुत ज्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के प्रति प्रतिकर्षण नहीं है, कम है। तो आने वाले इलेक्ट्रॉन के प्रति यहाँ आकर्षण बल बढ़ जाएगा, जबकि फ्लोरीन में आकार के छोटा होने के कारण जो 2p में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है उनके बीच अंतर इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण यानी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बहुत अधिक है, जिससे आने वाले इलेक्ट्रॉन के प्रति फ्लोरीन का जो आकर्षण होगा वो बहुत ही कम हो जाएगा। इसलिए फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान है वो बहुत अधिक ऋणात्मक नहीं होगा, क्लोरीन का बहुत अधिक ऋणात्मक होता है। तो पूरे आवर्त सारणी में यदि देखा जाए तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होगी और सबसे ज्यादा ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी भी क्लोरीन की होगी। इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी जो है वो ऊर्जा के टर्म में बोला जा रहा है, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है उस आधार पर, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो बंधुता है वह इसी से रिलेटेड है, इसी से संबंधित है। वह एक पद है, वो बताता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के जुड़ने पर ऊर्जा जो उत्पन्न होती है तो ऊर्जा के फॉर्म में हम उसको कहते हैं। अब हम इस परिवार का एक सामान्य देख लेते हैं कि गुणों में किस प्रकार कंपैरिजन, इन मानों को आपको याद नहीं करना है, जो हमने अभी पढ़ा उसी मान को थोड़ा सा कंपेयर कर लेंगे कि किस किस प्रकार से ये है। जैसे एटॉमिक मास है, हम एटॉमिक नंबर तो हम देख लिए 9, 17, 35, 53। एस्टेटिन रेडियोधर्मी है तो इसलिए उसके बारे में ज्यादा यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ जो स्टेबल आइसोटोप्स है नंबर ऑफ, तो ये जो है फ्लोरीन का एक ही आइसोटोप होता है, क्लोरीन के 2 होते हैं, ब्रोमीन का भी 2 है, आयोडीन का एक आइसोटोप प्रकृति में है। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं देखिए इसका जो परमाणु भार है वो बढ़ता जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम पहले ही देख चुके हैं, बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP5 होगा, उसके अकॉर्डिंग ये बना हुआ है। आयनन ऊर्जा का मान धीरे धीरे क्या हो रहा है देखिए, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं आकार बढ़ रहा है, तो आयनन ऊर्जा का मान ये देखिए कम हो रहा है। सिर्फ वैल्यू को आपको कंपेयर करना है, इन वैल्यूज को याद नहीं करना है, सिर्फ आप कंपेयर करिए कि आयनन ऊर्जा का मान किस प्रकार से घट रहा है। क्यों घट रहा है? क्योंकि परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब जो अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान, वह भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घट रहा है। लेकिन आप देखिए कि फ्लोरीन और क्लोरीन में धीरे धीरे कम होने की टेंडेंसी है वर्ग में, लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन में देखा जाए तो क्लोरीन का अधिक है, फ्लोरीन का कम है, क्योंकि फ्लोरीन का आकार छोटा होता है, 2p इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण बहुत अधिक है, आने वाले इलेक्ट्रॉन के प्रति यहाँ आकर्षण बल बहुत ही कम होगा। मेल्टिंग पॉइंट यहाँ धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बॉइलिंग पॉइंट भी धीरे धीरे यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है उस आधार पर ही है। सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड क्योंकि आकार बढ़ रहा है तो यहाँ सिंगल बॉन्डेड आयनिक रेडियस, मतलब अगर हम रेडियस देखें, आयनिक त्रिज्या देखें तो त्रिज्या का मान भी यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये देखिए त्रिज्या का मान बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी मतलब साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को, साझे यानी दो परमाणु जो आपस में सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं, तो साझे के इलेक्ट्रॉन को किसी परमाणु द्वारा अपनी ओर खींचने की जो टेंडेंसी होती है वो कहलाती है ऋण विद्युता। तो देखिए जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार बढ़ता है, तो ऋण विद्युता का मान कम हो जाएगा। ये देखिए ऋण विद्युता का मान कम हो रहा है, सिर्फ वैल्यू को आपको कंपेयर करना है। अब यहाँ पर इन वैल्यूज को आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का जो ऋणात्मक मान है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन क्लोरीन का अधिक है। ऐसा क्यों है? तो यही सेम आंसर कि फ्लोरीन का आकार छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण फ्लोरीन में बहुत अधिक है, इस कारण से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने
के लिए मतलब इसकी ग्रहण एंथैल्पी का मान कम ऋणात्मक होगा फ्लोरीन के लिए, जबकि क्लोरीन के लिए ज्यादा ऋणात्मक होता है। अब हम बंध वियोजन ऊर्जा देखें इस परिवार के लिए कि क्लोरीन की तुलना में फ्लोरीन की जो बंध वियोजन ऊर्जा का मान है वो कम क्यों होता है। क्योंकि फ्लोरीन का आकार छोटा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण अधिक है, तो प्रतिकर्षण जब अधिक होगा तो उनके बीच का जो बॉन्ड है वो वीक हो जाएगा, इसलिए बंध वियोजन ऊर्जा का मान कम हो जाएगा। बहुत आसान है, आकार इसका छोटा है, देखा जाए ऐसे सोचे हम तो आकार छोटा है तो बंध को बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन फ्लोरीन बहुत ही छोटा तत्व है और एफ के बीच में जो बंध बन रहा है, शेयरिंग से जो बंध बना है, तो एफ का आकार, दोनों ही एफ का आकार बहुत छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटे से जगह पे है, तो वहां प्रतिकर्षण बहुत बढ़ गया। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जब प्रतिकर्षित ही होते रहेंगे तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो बॉन्ड वहां पर वीक हो जाएगा, तो इसलिए बंध वियोजन ऊर्जा का मान कम होगा, यानी थोड़ी सी ऊर्जा पाकर ही वो बंध टूट जाएगा, तो इसलिए बंध वियोजन ऊर्जा जो है फ्लोरीन के लिए कम है। अब यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है कि फ्लोरीन क्लोरीन से प्रबल ऑक्सीकारक है। इसका कारण यही है कि फ्लोरीन जो है आकार में छोटा होता है, बंध वियोजन ऊर्जा का मान कम है और इसके छोटे आकार के कारण इसकी जल योजन एंथैल्पी का मान भी अधिक होगा, और साथ ही साथ जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है फ्लोरीन का वो क्लोरीन से अधिक है। इसलिए यह जब हम विद्युत रासायनिक पूरा श्रेणी पढ़ते हैं तो उसमें हमने देखा कि फ्लोरीन के लिए E0 का मान धनात्मक होता है क्लोरीन की तुलना में, मतलब ये ज्यादा उस श्रेणी में ये सबसे प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है फ्लोरीन, क्योंकि E0 का मान क्लोरीन से ज्यादा है। क्योंकि जब विद्युत रासायनिक श्रेणी को हम देखते हैं तो ऋणात्मक से धनात्मक की ओर आता है बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे अंत में जो है फ्लोरीन होता है। अब हम इसके कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट को देखते हैं कि क्लोरीन और अन्य जो हैलोजन है उसमें रिक्त डी कक्षक प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर आगे जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ज्यादातर जो इस फैमिली के तत्व हैं वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, क्योंकि बाह्यतम कोश में 7 है, वो एक ग्रहण कर लेते हैं तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। तो लेकिन साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि ये +1 भी शो कर सकता है, +3 भी शो कर सकता है, +5 और +7 भी शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हैलोजन में ये इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया NH2 NP5 NPX2 NPY2 और NPZ1। यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित, यहाँ तो वो एक है तो -1 हो गया है ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी साझा करेगा तो +1 और ग्रहण करेगा तो -1। यहाँ से उत्तेजित होकर इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो यहाँ पर 3 है, तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। यहाँ से उत्तेजित होकर यहाँ और एक चला गया तो 5 अयुग्मित हो गए तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। यहाँ पर यहाँ से भी उत्तेजित होकर यहाँ गया तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को समझ सकते हैं, लेकिन फ्लोरीन में जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है -1 है, यहाँ पे +3 +5 +7 नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डी कक्षक एब्सेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर फ्लोरीन में डी कक्षक नहीं होता है तो ये अपने अष्टक का प्रसार नहीं कर पाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर नहीं जा सकता, तो इसीलिए ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही ज्यादा कॉमनली दर्शाते हैं। यदि हम इस परिवार की मतलब हैलोजन परिवार के हाइड्रोजन के प्रति अभिक्रियाशीलता देखें तो इस आधार पर ये हाइड्रोजन हैलाइड बनाते हैं, मतलब हाइड्रोजन से क्रिया करके ये हाइड्रोजन हैलाइड बनाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाते हैं तो हाइड्रोजन के प्रति जो बंधुता है वो कम हो जाएगी, क्योंकि ऋण विधुता के मान में कमी आती है। तो यहाँ पर ये जो इसके जो हैलाइड्स हैं हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन हैलाइड मतलब HF HCl Br से क्रिया करेगा हाइड्रोजन तो HBr, आयोडीन से करेगा तो HI। यहाँ पर देखिए भौतिक अवस्था देखा जाए, यहाँ एक प्रश्न बनता है कि HF जो है वो द्रव अवस्था में होता है, जबकि HF जो है वह यहाँ पर द्रव होता है, जबकि HCl गैसीय रूप में पाया जाता है। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि HF में हाइड्रोजन बंध होता है, तो इस हाइड्रोजन बंध के कारण इसके अणु संगुणित हो जाते हैं, तो इसलिए ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। ऊष्मीय स्थायित्व भी देखें तो HF का सबसे ज्यादा है, वही कारण है कि हाइड्रोजन बंध है यहाँ पर। तो HF के मध्य HF के बहुत सारे अणु जो है HF इस तरह से हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर लेते हैं, तो बंध वियोजन ऊर्जा का मान या फिर देखा जाए संगुणन की प्रवृत्ति बहुत अधिक है। तो ये इस अणु में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इन्हें देखा जाए हाइड्रोजन बॉन्ड है मतलब संगुणित हो गया अणु, तो यहाँ पर
अधिक ऊर्जा देना पड़ेगा इसके स्थायित्व को तोड़ने के लिए, तो उसमें स्थायित्व सबसे अधिक है। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो अपचायक प्रवृत्ति का क्रम जो है वो क्या होगा, अपचायक प्रवृत्ति का क्रम देखेंगे तो ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा। ये है इसका क्रम, ये है क्रम, क्योंकि देखिए आयोडीन का सबसे ज्यादा है अपचायक प्रवृत्ति। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो आयोडीन का आकार सबसे बड़ा है, तो H और I के बीच का जो बंध है वो वीक होगा और H आसानी से वो दे सकता है, मतलब अपचायक है वो आसानी से H दे सकता है, तो इसीलिए वह अच्छा अपचायक होगा। तो ऊपर से नीचे आने पर जो अपचायक प्रवृत्ति है, जो HI की जो अपचायक करने की प्रवृत्ति होती है वो सबसे ज्यादा होती है, और HF जो है वो अपचायक के रूप में व्यवहार नहीं कर पाता है, क्योंकि HF के बीच जो बंध है वो बहुत प्रबल है, H देने की टेंडेंसी ही नहीं होती है। अम्लीय प्रबलता को भी अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा HI की होगी, HI में बंध वीक है, बंध वियोजन ऊर्जा का मान कम है, तो H प्लस ये आसानी से दे सकता है। तो जब ये H प्लस मुक्त कर सकता है आसानी से, तो अर्थात ये अम्लीय नेचर का होगा। देखिए यहाँ पर HI अम्लीय नेचर का हो गया, यहाँ पर H आसानी से दे सकता है। सभी जो हाइड्रोजन हैलाइड है वो ध्रुवीय अणु होते हैं, मतलब ये ध्रुवीय अणु क्यों है? क्योंकि इनकी ऋणविधता सबसे अधिक है। जैसे ये हाइड्रोजन से क्रिया की है तो हाइड्रोजन धनात्मक होता है, विद्युत धनी है, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने, ये जो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की प्रवृत्ति हैलोजन की तत्वों की बहुत अधिक होगी। तो जब ये साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो जैसे ये फ्लोरीन है तो यहाँ पर ऋण आ जाएगा, आंशिक ऋणावेश, और हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश आ जाएगा। इसलिए ये ध्रुवीय अणु की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि हाइड्रोजन विद्युत धनी है और ये विद्युत ऋणी होते हैं। ऑक्सीजन के प्रति अगर क्रियाशीलता को देखें तो ऑक्सीजन के साथ ये विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। X2O प्रकार, X यहाँ पर हैलोजन को शो कर रहा है, XO2 प्रकार का, XO3, X2O6 और X2O7 या डिफरेंट और भी, ये ऑक्सीडेशन स्टेट के आधार पर विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो कुछ सामान्य जानकारी हम देख लेते हैं कि फ्लोरीन जो है वह OF2, O2F2 और O4F2 प्रकार का, मतलब ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो यौगिक होते हैं, जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बनाते हैं। वहीं क्लोरीन जो है सबसे अधिक प्रकार का ऑक्साइड बना सकता है, ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला भी, +4 ClO2, +6 Cl2O6 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट Cl2O7 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट Cl2O4 प्रकार के ऑक्साइड्स भी बना सकता है। ये एक सामान्य जानकारी है। ब्रोमीन 2 प्रकार के ऑक्साइड बना सकता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। आयोडीन जो है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, उसके जो ऑक्साइड्स हैं वो बना सकता है, और +4 वाले I2O4 प्रकार के ऑक्साइड जो है वो बना सकता है। इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो ऑक्सीकारक प्रकृति के होते हैं और विस्फोटक भी होते हैं। ClO2 का यूज कई बार पूछते हैं एग्जाम में, ClO2 का यूज कैसे है? तो ClO2 जो है वो किस प्रकार से प्रयोग करते हैं इसको? लुगदी बनाने में, कागज की लुगदी बनाने में, वस्त्र के वियोजन में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और जो ब्रोमीन, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के ऑक्साइड के बारे में हम देखते हैं कि इनके जो ऑक्साइड हैं वो सभी अस्थायी होते हैं। फ्लोरीन जैसे OF2 जो है वो 298 केल्विन पर स्थायी होगा और ये प्रबल फ्लोरीनी कारक है, मतलब किसी भी दूसरे कंपाउंड का, दूसरे पदार्थ का फ्लोरीनेशन कर सकता है। क्लोरीन के जो ऑक्साइड होते हैं वो बहुत अधिक क्रियाशील होंगे और साथ ही साथ ये ऑक्सीकारक भी होते हैं क्लोरीन के ऑक्साइड, और विस्फोटक भी होते हैं। इसके कुछ गुण हैं, जैसे ClO2 का अगर गुण देखें तो कागज की लुगदी बनाने में, वस्त्रों को विरंजन करने में इसका प्रयोग होगा। ब्रोमीन के ऑक्साइड सबसे कम स्थायी होते हैं और बहुत ही कम ताप पर ये एग्जिस्ट होते हैं और ये प्रबल ऑक्सीकारक भी माने जाते हैं। वहीं आयोडीन के ऑक्साइड अविलेय होते हैं, ठोस होते हैं, गर्म करने पर ये आसानी से विघटित हो जाते हैं। इसमें से I2O5 जो है वो बहुत अच्छा ऑक्सीकारक होता है, यानी कि ये वाला I2O5 जहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होती है। यहाँ एक प्रश्न बनता है कि फ्लोरीन, क्या कारण है कि फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता है जबकि बाकी जो हैलोजन है वो +1, +3, +5, +7 भी दर्शाते हैं। अभी मैंने बताया कि फ्लोरीन बहुत अधिक ऋणात्मक होता है, विद्युत ऋणात्मक होता है और फ्लोरीन में D कक्षक अनुपस्थित होता है। बाकी जो हैलोजन होते हैं
उनमें देखा गया कि डी कक्षक प्रेजेंट होता है तो वो अपने अष्टक का विस्तार करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होके अगली कक्षाओं में, ये देखिए इधर से उत्तेजित होके डी कक्षा में ये जाता है तो +3, यहाँ से यहाँ गया तो +5, यहाँ से इसमें गया तो +7। तो डिपेंड करता है डी कक्षक की उपस्थिति और अनुपस्थिति पर। बाकी सभी जो हैलोजन होते हैं फ्लोरीन के अलावा वो +1, +3, +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। धातुओं और अधातुओं के प्रति यदि अभिक्रियाशीलता देखें तो हैलोजन जो है वो एक संयोजी यौगिक भी बना सकता है, द्विसंयोजक धातुओं के साथ भी क्रिया कर सकता है। आयनिक हैलाइड जैसे कि अगर हम देखें MgCl2, ये मैग्नीशियम द्विसंयोजक धातु है, उसके साथ क्रिया करके बना लिया MgCl2। जैसे NaCl है तो एक संयोजक हो गया सोडियम तो NaCl बना लिया। इसी प्रकार कुछ उच्च ऑक्सीकरण अवस्था होती तो ये सहसंयोजक प्रवृत्ति की होती है, जैसे SnCl2, लेड क्लोराइड। कुछ अधातुओं के साथ भी ये क्रिया कर सकते हैं, जैसे सल्फर के साथ ये क्रिया करा, सल्फर हेक्साफ्लोराइड बन गया। आयनिक गुणों का क्रम देखें तो सबसे ज्यादा आयनिक प्रवृत्ति Mf की होगी, उससे कम Cl की। जैसे जैसे मतलब ऋण विद्युतता का मान कम होता जाएगा आयनिक प्रवृत्ति भी कम होती जाएगी। यहाँ पर हम सभी परिवार में जैसे हमने देखा प्रथम जो तत्व होते हैं वो बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं, बहुत अधिक मतलब असामान्य व्यवहार दर्शाते हैं। उसी आधार पर हम देखते हैं फ्लोरीन तो ऐसे भी पूरे आवर्त सारणी के सबसे छोटा एलिमेंट है, तो ये आकार इसका छोटा है तो ये स्पेशल है कुछ, इसकी ऋण विद्युतता का मान अधिक होगा, डी कक्षक नहीं पाया जाएगा और साथ ही साथ आकार छोटा है तो उच्च आयनन विभव होगा, मतलब प्रथम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चूंकि इसका आकार छोटा है, ऋण विद्युतता का मान अधिक है, तो इसमें H बंध बनाने की क्षमता भी बहुत ही ज्यादा होती है। और Cl के बाद यानी क्लोरीन के बाद देखा जाए तो ये सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है पूरे आवर्त सारणी में। क्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता दर्शाता है और उसके बाद आता है फ्लोरीन। पूरे आवर्त सारणी में ये दूसरे नंबर का तत्व है जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता दर्शाता है। अब हम हैलोजन के कुछ ऑक्सी अम्ल देख लेते हैं। हैलोजन के यानी यहाँ पे क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल है मुख्य रूप से, जैसे यहाँ पे HClO, हाइपोक्लोरस बोलेंगे। यदि यहाँ पे हाइपोहेलस लिखा है, अगर हम क्लोरीन का देखें तो हाइपोक्लोरस हो जाएगा। यदि हम ब्रोमीन का देखें तो हाइपोब्रोमस, आयोडीन का देखेंगे तो हाइपोआयोडस। वैसे ही +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो होंगे HClO2 है तो यहाँ पे हेलस मतलब यहाँ पे क्लोरस एसिड हो गया। HClO3, HBrO3, HiO3 ये सब जो है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्सी अम्ल हो गए, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरिक अम्ल। ये ब्रोमीन का है तो ब्रोमिक अम्ल और ये आयोडिक अम्ल हो जाएगा। अगर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्सी एसिड देखें तो HClO4, HBrO4, HiO4 ये हो गया। तो यहाँ पर HClO4 का क्या हो जाएगा नाम इसका, पर क्लोरिक एसिड। ये पर क्रोमिक एसिड, ब्रोमीन का पर आयोडिक एसिड। अगर हम आयोडीन में क्लोरीन के कुछ ऑक्सी एसिड के स्ट्रक्चर को आप देखिए, बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। HClO ये हो गया, सिंगल बॉन्ड से सब जुड़े हैं। जब हम क्लोरस में आते हैं HClO2 तो ये HClO तो है ही जैसे इसमें था, और दूसरे ऑक्सीजन को हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड से जोड़ दिया। वैसे ही यहाँ देखिए HClO ये है ही, HClO ये रहेगा HClO, और साथ में Cl से 2 ऑक्सीजन जोड़ दिए और 2 ऑक्सीजन मतलब जोड़ दिए तो ये बन गया क्लोरिक एसिड, मतलब HClO3। HClO3 तो जो 2 ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा है। वैसे ही इस क्लोरीन में पर क्लोरिक में देखिए जो 3 ऑक्सीजन है वो यहाँ पर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और एक OH इस प्रकार से। तो ये कॉमन है, कुछ स्ट्रक्चर को आपको दिमाग में सेट करना पड़ेगा और समझ के उसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा स्ट्रक्चर को। अब इसकी कुछ हम प्रकृति देख लेते हैं, मतलब हैलोजन परिवार की जो ऑक्सी अम्ल होते हैं उसकी प्रकृति हम देख लेते हैं कि इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है उसकी प्रबलता किस प्रकार से है, ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर इसके नेचर में, अम्लीय नेचर में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है वो हम देख लेते हैं। सबसे ज्यादा अम्लीय नेचर जो है HOCl की है। क्यों? क्योंकि Cl की ऋण विद्युतता सबसे ज्यादा है। आप यहीं पर देखिए Cl सबसे ज्यादा ऋण विद्युतीय तत्व है, तो ये इलेक्ट्रॉन को O और इसके बीच का जो इलेक्ट्रॉन है इसको खींचने की प्रवृत्ति इसकी सबसे ज्यादा होगी। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो O और H के बीच का जो बंध है वो वीक हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है ये, तो H और O के बीच का जो बंध है वो कमजोर हो गया।
तो H आसानी से निकल सकता है। तो अम्लीय प्रवृत्ति सबसे ज्यादा HOCl की होगी। जैसे जैसे ऋण विद्युता का मान घटेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी भी कम हो जाएगी, तो H निकलने का जो प्रवृत्ति है वो भी कम हो जाएगा। Cl की ऋणुता सबसे ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म को मतलब साझेदारी के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ खींचेगा, तो O और H के बीच का जो बंध है वो वीक होगा। बंध वीक होगा तो H आसानी से निकलेगा, मतलब वह अम्लीय प्रवृत्ति सबसे प्रबल HOCl की होगी या क्लोरस अम्ल की होगी। यहाँ पर हम देखते हैं ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि के साथ प्रबलता में किस प्रकार वृद्धि, यानी हम क्लोरीन के ही देखें, क्लोरीन के ही सिर्फ ऑक्सी अम्ल को कंपेयर करें, तो जैसे जैसे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही है या जैसे जैसे ऑक्सीकरण अवस्था का मान बढ़ रहा है, देखिए अगर हम HClO ले तो +1, HClO2 +3, HClO3 +5, HClO4 +7, तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बढ़ने के साथ साथ जो अम्लीय प्रवृत्ति है वो भी बढ़ती जाती है। वैसे ही इसको हम दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एनायनों का स्थायित्व जितना ज्यादा होगा वियोजन स्थिरांक का मान भी उतना ही अधिक होता है। ऑक्सीकारक प्रवृत्ति देखा जाए तो एनायनों का स्थायित्व जितना ज्यादा होगा ऑक्सीकारक गुण जो है उसका कम होता जाएगा, यानी इसका स्थायित्व अधिक है एनायन का, HClO4 के एनायन का जो स्थायित्व है वो सबसे अधिक है, तो इसका ऑक्सीकारक गुण कम होगा। सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक गुण HClO का होता है। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसके ऑक्सी अम्लों को याद कर सकते हैं कि प्रश्न बनता है कि क्लोरीन के कितने ऑक्सी अम्ल हैं, नाम लिखिए और उसका सूत्र और संरचना दीजिए ऑक्सीकरण अवस्था के साथ। इस प्रकार एक प्रश्न हो जाएगा।